डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, विच इज द कंक्लूजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम लोग हीटिंग इफेक्ट देखेंगे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में आता है, और आरसी सर्किट जो मोस्ट अवेटेड था, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था, उसको मैंने यहां कवर किया बिकॉज यहां आप सर्किट के बारे में जान गए हैं, यहां आप रेसिस्टेंस का बिहेवियर जान गए। तो कोशिश कर रहा हूं आज मैं अपने लेक्चर में कि आपको बेस्ट पॉसिबल मेथड दूं, रटवा दूं, आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, ये मेरा पूरा कोशिश होगा। और अगर मैं कोशिश में कामयाब रहा तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा, और अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो भी कमेंट से बताइएगा। आपके कमेंट्स अब आने शुरू हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब आप कमेंट करते हो तो हमें थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन होता है, हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है और जिस पर्पज से हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हम बच्चों को, वो सारे बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं। पर्पज यही है कि आप सब लोग, मैक्सिमम लोग सिलेक्शन लीजिए, आप डॉक्टर बनिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस से, अच्छे कॉलेजेस से, आईआईटी और एनआईटी में जाइए, टॉप परफॉर्म करिए और आगे बढ़िए। मुझे ये सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरे थ्रू कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज कोशिश करूंगा कि आपको हीटिंग इफेक्ट एकदम आसान बना के दूं, आरसी सर्किट एकदम आसान बना के दूं। लेट्स स्टार्ट। एक जूल हीटिंग होता है। जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसमें रेसिस्टेंस होता ही है, तुम्हें पता ही है। dq चार्ज गया करंट के थ्रू, सो वर्क डन बाय बैटरी इज बेसिकली v dq। यही वर्क डन हीट के टर्म में आता है और ये हो जाता है I dt, बिकॉज I इज गिवन एज dq बाई dt। तो dq इज I dt, तो vi कांस्टेंट और dt, तो हीटिंग हो जाता है VIT, हीट। v को IR, तो IR स्क्वायर t, I इज v बाई आर, v स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और ये हम जूल में लेते हैं। कैलोरी में करना हो तो 4.2 का डिवाइड कर देते हैं, यू नो 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी। इसके बाद अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें पावर कितना जनरेट हुआ? पावर होता है dw बाई dt, यानी टाइम कम, इसको डिफरेंशिएट करो, t को t के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाता है। पावर इज vi, इट इज v स्क्वायर बाई आर, इट इज I स्क्वायर आर। ये तीनों हम लिख सकते हैं। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। उनको स्कूल में टीचर बता देते हैं सिंपली कि जब सीरीज में है तो ये लगाओ, पैरेलल में है तो ये लगाओ। बट ये कई बार बच्चों को आगे चल के डाउट रहता है न्यूमेरिकल्स में कि यार समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहीं से आप पता लगाएंगे कि कब कौन सा अप्लाई करना है। बहुत इजी बनने वाला है, ये आप देखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कॉमन एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर के बाद आपके दिमाग में नहीं रहेगा, एट लीस्ट यू कैन सॉल्व इजीली। एक एग्जाम्पल है, कोई एक सेट ऑफ बल्ब्स है, रेसिस्टेंस मान लेना। बल्ब को हम रेसिस्टेंस के फॉर्म में देखेंगे ऐसे। इन सब पे नेट वोल्टेज V दिया हुआ है, सभी सेम रेसिस्टेंस वाले हैं, यानी अब इनको मैं ऐसे दिखाऊंगा। बल्ब इसलिए ड्रॉ कर दिया जिससे तुम फ्यूचर में बल्ब देखो डरो मत। इक्वल रेसिस्टेंस है, इनको सेम वोल्टेज दिया गया, तो ये पहले कहां कनेक्टेड है? बल्ब्स इन सीरीज। जो सीरीज में है बेटे, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? NR, वोल्टेज वही है, तो पावर अक्रॉस इट, अक्रॉस ऑल बल्ब्स इज V स्क्वायर बाई NR। सेकेंड है बल्ब्स
इन पैरेलल। तो अब वोल्टेज वही है, अब बल्ब्स को पैरेलल में लगा दिया हमने। कितने बल्ब्स हैं? n नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, 1 2 3 4 n। सबके रेसिस्टेंस सेम है बिकॉज सब बल्ब की रेटिंग सेम है। 100 वाट मान लो, 60 वाट मान लो। तो ये नेट रेसिस्टेंस आपको पता है R/N हो जाएगा। हमने खूब क्वेश्चन कर रखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इन सब चीजों का। तो आ गया ये। एक याद आया इस क्वेश्चन को देते हुए, हमने लैडर वाले क्वेश्चंस नहीं किए। सो इट्स वेरी गुड साइन, मुझे आज याद आ गया, नहीं तो बाद में मुझे अफसोस होता। तो आज मैं लैडर वाला एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। तो पावर इन पैरेलल इज V²/R/N। तो ये हो गया बेटा NV²/R। अब P पैरेलल अपॉन P सीरीज निकाल लेते हैं। पावर इन पैरेलल अपॉन पावर इन सीरीज। पैरेलल वाला था NV²/R, सीरीज वाला है V²/NR। NR ऊपर चला जाएगा तो ये N² आया। तो पावर इन पैरेलल इज N² टाइम्स पावर इन सीरीज। तो ये आपने देखा, टफ बिल्कुल भी नहीं था, बट अभी तो बिगनिंग है ये। अभी तो हम फ्यूज देखेंगे, कैसे बल्ब फ्यूज होता है, रेटेड पावर क्या है। नोट कर लीजिए तब तक आप। अब एक हेडिंग करते हैं, बल्ब की बात करेंगे। रेटेड पावर एंड आउटपुट पावर। रेटेड पावर और आउटपुट पावर है। अब तो जमाना चेंज हो गया, एलईडी का हो गया है, बट अभी भी इससे पहले सीएफएल आता था, फिर उससे पहले फिलामेंट बल्ब्स आते थे। जो फिलामेंट बल्ब होते थे वो थोड़ा ज्यादा हम लोग रिलेट करते हैं इससे। या कोई भी बल्ब, एक बल्ब लिखा हुआ है कि ये 100 वॉट है और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है या साइड में लिख दिया जाता है 220 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट जब सप्लाई दोगे तो 100 वॉट पावर ये कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप 220 की जगह पे 110 दे दिए या 440 दे दिए तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो आउटपुट पावर है। और जो 100 वॉट है 220 पे, वो क्या है बेटा, वो रेटेड पावर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेटेड पावर एंड आउटपुट पावर। रेटेड पावर वो पावर होगा जो कंपनी क्लेम करती है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे, और आउटपुट पावर वो पावर होगा जो आप पाते हो, योर आउटपुट व्हेन यू अप्लाई सम voltage across it, maybe different voltage. You may get same voltage if you apply same power if you apply same voltage. तो मान लिया एक बल्ब है, ये ट्रेडिशनल बल्ब ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इस पे लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो ये रेटेड पावर है। At given voltage. Assume R, which is resistance, is constant. Assume resistance is constant. वैसे क्यों कांस्टेंट नहीं होता? हीटिंग से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, तुम्हें पता है, और यहां फिलामेंट हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो हम फैक्टर इग्नोर कर रहे हैं। तो लेट इट बी P रेटेड, वोल्टेज रेटेड ही लिख देता हूं। सो सिंस P इज इक्वल टू V²/R, so R is V² by P।
VR square upon PR. If applied voltage VA and output power P oblique, then रेसिस्टेंस यहां भी होगा सेम, क्योंकि बल्ब का रेसिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं यूनिफॉर्म है। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बेटे। ये फॉर्मूला, ये इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक बल्ब है, थोड़ा स्टेटमेंट लिखने से बचने के लिए मैं डायग्राम के हेल्प से क्वेश्चन लिख देता हूं। 100 watt at 220 volt, then what will be output power when voltage is 110 volt। 110 वोल्ट लगाया तो आउटपुट क्या मिलेगा? लो वोल्टेज दिया तो V applied is 110, V rated 220, power rated 100, अब power output तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100, इट इज 25 वॉट। तो आपने 25 वॉट पावर आउटपुट लिया, वोल्टेज आपने कम किया, कितना? आधा कर दिया। पावर कितना कम हो गया? 1/4। तो ऐसे क्वेश्चंस, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, पहला टाइप वो था, दूसरा टाइप ये। अब तीसरा टाइप इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप है क्या बेटा? बहुत ही ध्यान से सोचना है। एक बल्ब है, $60 वॉट का 220 वोल्ट, 50 वॉट लिख देता हूं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। एक दूसरा ये B1 है, B2 है 100 वॉट 220 वोल्ट। दे कनेक्टेड in series with 440 volt supply, which bulb will fuse? नहीं भी करेगा, you may get 4 options कि no one will fuse,
तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ज्यादा ब्राइट आउटपुट देगा। सीरीज में करंट देखो 220 220 दोनों को चाहिए। सीरीज में आपको पता है दोनों का वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, V1 V2 हो जाता है सीरीज में। पैरेलल में सेम होता है। तो देखने में तो लग रहा है 220 इसको मिल जाएगा, 220 इसको मिल जाएगा और मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी एक को वोल्टेज ज्यादा मिल जाए और जिसको वोल्टेज ज्यादा मिल जाएगा वो फ्यूज हो जाएगा। 220 वोल्ट इसकी लिमिट है, पावर आउटपुट लिमिट नहीं है, 220 वोल्ट इसकी लिमिट है। या इससे हम अगर करंट निकाल लें, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर हम इससे करंट निकाल लें इस फॉर्मूले से I इज इक्वल टू P अपॉन V, सिंस P इज इक्वल टू VI, तो आपको वो रेटेड करंट मिल जाएगा कि ये करंट इससे ज्यादा इसकी टॉलरेंस नहीं है। अब रेटेड करंट आपने निकाल लिया और फिर सॉल्व किया जो आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से, वो करंट इससे ज्यादा आया तो फ्यूज हो जाएगा। या फिर वोल्टेज दिया ही है, आउटपुट वोल्टेज जब दोनों को साथ लगाओगे तो देखो इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है, इस पे कितना आ रहा है। अगर 220 से किसी पे ज्यादा आ रहा है तो वो पहले फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान होता है कि आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा। आप ऐसे क्वेश्चन देखते होगे छोड़ देते होगे, या फिर हीटर बॉयल हुआ, वो क्वेश्चंस अभी मैं आज कराऊंगा सारे, देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले सबका रेसिस्टेंस निकालूंगा। रेसिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कैलकुलेट करना आसान होता है, और रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी ये देखा आपने, इसे B1 रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस ऑफ 1, वोल्टेज सेम है, पावर 50, तो 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 484 0, तो ये होगा 9 3 4 एंड 5 6 34, ये हो गया। R2 निकाल लेता हूं, $484, यस, ये इतना हो, सीरीज में कनेक्ट किया गया। ये सॉल्यूशन है। और हमने 440 वोल्ट दे दिया इसको। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूं। अब इस 440 वोल्ट से करंट गया R1 R2, रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाते हैं। 484, इसको ऐसा करता हूं मैं, इसको मैं R2 को अगर R मान लूं तो ये ट्वाइस R हो जाता है, लेट इट बी R। तो R1 को 2R और R2 को R, तो ये हो गया 440 अपॉन 3R। ये करंट आ गया। अब इसके क्रॉस करंट से भी आंसर निकल सकता था, एक स्टेप हम बचा सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। V1 इस बल्ब का वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज ऑफ बल्ब 1, I सेम है R1, I है
440/3 आई है, आई V1 है IR1, आई है 440/3R, R1 is 2R। तो बेटा ये हो गया 2/3 440 वोल्ट। देखते हैं कितना आता है। 3 1 जा 3, 14 आया, 3 4 जा 12, 2 0 3 6.67। डबल कर देते हैं। $293 वोल्ट डेंजरस है, ग्रेटर देन 220 वोल्ट। V2 देख लेते हैं। V2 अब देखना ही नहीं आपको। V2 होगा सिंस 440 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सो V2 इज 440 माइनस V1। 293 400 में माइनस करते तो आपको मिलता 107, तो यहां 106 440 है, सॉरी 440 है, तो 440 में से माइनस कर देता हूं मैं। 293.34, 696 हुआ, यहां पे 96 हुआ, 13 ये 4 हुआ, और ये 146.66 वोल्ट। नाउ सिंस V1 is greater than 220, so bulb 1 will fuse first क्या, उसके बाद तो होगा ही नहीं। You got the question now? कितना आसान था। हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो R इक्विवेलेंट निकाल दिया। R इक्विवेलेंट आते ही हमने सर्किट का करंट निकाल दिया। वो 440 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस करंट आ गया। अब सबके क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया। तो यहां से हमें आंसर मिल गया खड़ाक से, बिल्कुल एक लाइन में पता चल गया, फ्यूज हो जाएगा। एक जुगाड़ और था। वो जुगाड़ ये था कि शुरू में ही करंट निकाल लेते। तो देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। I इज इक्वल टू P/V। P 50 है, V 220 है। अब ये डेसिमल में आ जाएगा 0.5 डिवाइड कर देता हूं 22 से, 0.0 करेंगे और 2 टाइम्स 44 6 आएगा। अभी भी 2 टाइम्स ही होगा, 6 और 1 एक 0 बढ़ा सकते हैं, 5 टाइम्स आ जाएगा, नहीं 7 के आसपास अप्रॉक्स आएगा, तो 0.227 लिख देता हूं। ऐसे इसका भी करंट निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, दोनों का करंट निकाल लिया आपने। अब ये करंट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। मतलब ये करंट ये बर्दाश्त कर सकता है अपने अंदर, और 220 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है। करंट और वोल्टेज रेटेड है, इससे ज्यादा कोई चीज भेजोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो करंट निकाल लेते हैं। 3 इंटू R कितना था, 484। तो इन दोनों का 0.9 मान लो रफली अपॉन 3, तो 0.3 के आसपास आएगा। देखो यहां से रफली मैंने लिखा, बिकॉज 440 है, नीचे 484 है, तो 0.9 इसका लिख लिया, 3 नीचे, तो 0.3 विच इज क्वाइट लार्ज देन 0.227, सो बल्ब B1 विल फ्यूज। अब चलो एक बात और बता दूं, सीरीज में हमेशा याद रखिएगा, लो वोल्टेज वाला बल्ब फ्यूज होता है। लो वोल्टेज वाला बल्ब फ्यूज होता है। सीरीज में हमेशा लो वोल्टेज वाला बल्ब फ्यूज होता है, याद हो जाएगा। सीरीज में हमेशा लो वोल्टेज वाला बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा अगर फ्यूज नहीं हो रहा है तो। पैरेलल में हमेशा हाई वोल्टेज वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। हमारे डोमेस्टिक सप्लाई में जो सप्लाई दी जाती है हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए, वहां पे कमर्शियल में भी पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है। और पैरेलल में आपको पता है जितना वोल्टेज का बल्ब लाओगे उतना बढ़िया घर में रोशनी रहेगी। बट सीरीज में उल्टा था, सीरीज में लो वोल्टेज वाला ज्यादा पावर देगा, ग्लो करेगा। अगर मैं यहां 440 ना करके सेफ चलता 220 दे देता दोनों को, तो देखते आप ये ज्यादा ग्लो करता।
इसको भी अगर पता करना पूछे, 3-4 बल्ब लगा के थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप रेसिस्टेंस निकाल के करंट निकाल लो। अब करंट सब में से देखना जिसकी रिक्वायरमेंट, जो सबकी करंट निकाल सकते हो इंडिविजुअली, सबकी करंट निकाल सकते हो। अब यहां पे जो करंट जाएगा, जो इसके रिक्वायरमेंट के क्लोज होगा, मतलब मान लो 0.22 है इसका मान लो आ गया 0.5 आ गया, और करंट अगर पॉइंट इसके क्लोज आया 0.11 समथिंग आया, तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। या फिर ऐसे सोचो, आप करंट निकाल लिए, वोल्टेज सबके क्रॉस निकालो, तो जिसका वोल्टेज आएगा 220 इसकी रिक्वायरमेंट है, 220 इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे वोल्टेज अगर इसके क्लोज आ रहा है करंट से, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अब इस तरह से बेटा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि सीरीज वाला जो है वहां पे लो वोल्टेज ज्यादा ग्लो करेगा और पैरेलल में हाई वोल्टेज बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। अब हम लोग कुछ और पार्ट पे चलते हैं, मूव करते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे डोमेस्टिक में किलोवाट आवर क्या होता है, यूनिट बल्ब कितनी खर्च होती है। छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड है ज्यादातर चीजें, तो आप समझ लोगे तो बेटर होगा। अब एक बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंजम्पशन, ये जो यूनिट होती है घरों में वो किलोवाट आवर होती है, 1 यूनिट। बहुत इजी है, इसको हम समझा देते हैं एग्जांपल से, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बस इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें ये ना लगे कि छूट गया, ये आता सबको है। इफ अ बल्ब ऑफ 100 वॉट, देखो ये वॉट दे दिया गया, is used for 10 hours per day for 30 days, then find out number of unit used। अब एक यूनिट की कॉस्ट देख लो कितना है, किसी स्टेट में 5 रुपए है, 3 रुपए है, 200 यूनिट खर्च करोगे तो 3 रुपए ज्यादा हो जाएगा, किसी स्टेट में महंगा है, किसी में सस्ता है, जो भी रेट हो आप पता कर सकते हो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है, बल्ब से कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ लीकेज भी होता है, कुछ हमें पता नहीं होता कि कौन सा बल्ब कहां लीकेज कर रहा है, कई बार एलईडी जो जलता है उससे भी हल्का फुल्का पावर कंजम्पशन होता है, फ्रिज का कुछ पावर कंजम्पशन होता है। इस तरह से अगर आप ध्यान से करोगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ वॉट आवर, किलो तो बाद में देखेंगे, इतना वॉट है 100 वॉट, 10 घंटे, 30 दिन में कितना घंटा होगा 300, तो ये किलोवाट आवर हो जाएगा। तो 3 ये वॉट हो गया। अब किलोवाट वॉट आवर हो गया, किलोवाट आवर के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, 30 यूनिट या 30 किलोवाट आवर, 30 यूनिट बिजली खर्च हुई। किसी को किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, आप सबको पता है, तो ये यूनिट खर्च हुई। अब इससे कैलकुलेट कर लेना। तो एक तो ये रहा, अभी भी और क्वेश्चन है मेरे पास।
एक क्वेश्चन है मेरे पास, किसी मेडिकल एंट्रेंस में आया हुआ है। टू ओम, 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm. Heat produced by 4 ohm due to current in it is 40 calorie per second. कैलोरी में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 ohm रेसिस्टेंस। ये क्वेश्चन देख लिया आपने। अब बेटर यही होगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां सॉल्व करता हूं मैं, यहां पे सॉल्व करता हूं मैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट है मेरे पास, विद इन सेकेंड। वो तभी फिजिबल होगा, तभी प्रैक्टिकल होगा जब आप पार्ट 1 इसका देखे होगे और पार्ट 2 देखे होगे। ऊपर नेट हो गया 5, नीचे नेट हो गया 10। वोल्टेज सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, वोल्टेज सेम है। तो रेसिस्टेंस है 1:2, तो करंट क्या होगा? 2:1 होगा। क्या आया? रेसिस्टेंस है 1:2, करंट होगा 2:1। पार्ट 1 देख लीजिएगा। चलिए मैं बता भी देता हूं। कई बच्चे कहेंगे सर अब दोबारा हम पलट के जाके देखें क्या? आप यही बता दो। तो चलो मैं बता देता हूं। वोल्टेज सेम होने से I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कह सकते हैं हम। सॉल्व करने पे IR2 R1 प्लस R2, I2 इज IR1 R1 प्लस R2। इसको मैंने लिया है बिकॉज ये कांस्टेंट है तो IR कांस्टेंट हो गया। अब मान लेते हैं बिना कुछ लिखे उखे, यहां पे 2I है बेटा, यहां I है बेटा। I की वैल्यू ही मत निकालो, जरूरत ही नहीं है। हमें तो टाइम बचाना है, हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। नीट वालों के पास तो इतना कम टाइम होता है कि अगर वो 1 सेकंड सोचने लग जाते हैं तो वो भी 1 सेकंड कई बार उनके नुकसान हो जाता है। मेडिकल में तो फिर भी थोड़ा, इंजीनियरिंग में फिर भी थोड़ा बहुत टाइम होता है। अब ये I करंट है इसमें और इसमें 2I। अब 4 ओम में दिया हुआ है तो इसमें I जा रहा है, तो पावर होता है I² R। So I² into 4 is given as 40 जूल। तो यहां से I² is 10। डोंट राइट, डोंट सॉल्व I, नो नीड। अब इसमें 2I जा रहा है और पूछा है 2 ओम के क्रॉस। So power across 2 ohm is 2I² into 2। तो 4I² into 2, 8I², I² was 10, 80 calorie per second is the right answer. I hope now you understand. यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, सब जगह निकाल सकते हो आप। समझ गए बेटे क्या किया मैंने? करंट निकाल लिया, रेसिस्टेंस 1:2 रेशियो था, करंट 2:1 होगा, 2I और I लिख दिया। करंट अगर I है तो 6 में भी वही है, 4 में भी वही है। I² into 4 is given as 40। Now we need current square into 2। तो करंट स्क्वायर was 2I² into 2, तो 4I² into 2, 8I², I² was 10, so it was 80। आई होप सॉल्व कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल, ये मेडिकल के लिए भी वीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंजीनियरिंग के लिए भी कह सकते हो। एन इलेक्ट्रिक kettle has 2 coils. When one is switched on, the water in the kettle boils in 6 minutes. When the other switched on, then water boils, same water, in 3 minutes. Find out the time taken to boil same water when they connected in series, when they connected in parallel. ये क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इतना इजी होता है कि मेडिकल में तो फार्मूला बना के रट जाते हैं बच्चे, इंजीनियरिंग में भी रट लें, अच्छी बात है, बुरा ही नहीं है, बिकॉज कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, कई बच्चों को याद भी होगा। तो देखो मेरा सॉल्यूशन अगर सूट करता है, आपके मेथड से बेटर है तो अडॉप्ट इट, अदरवाइज कैरी विद योर ओन मेथड। हीट जो होता है बेटा वो V²/R इंटू टी होता है। जो सप्लाई दिया गया उसका वोल्टेज सेम था। केटल जब यूज करते हो तो प्लग लगाते हो अपने घर के बोर्ड पे, तो वोल्टेज सेम मिला। अब रेसिस्टेंस और वोल्टेज जब सेम मिला और बॉयल करने के लिए हीट कांस्टेंट चाहिए। भाई 1 लीटर पानी है तो बॉयल करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वो तो कांस्टेंट होगा, चाहे तुम उसे केटल से बॉयल करो, चाहे तुम उसे स्टोव पे बॉयल करो, चाहे तुम उसे गैस पे रख दो और वहां से बर्नर में आग लगाओ और बॉयल करो, कैसे भी, तो हीट इज सेम। तो यहां से T/R इज कांस्टेंट और यहां से टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। बहुत इजी हो गया। अब पहला केस है इलेक्ट्रिक 2 कॉइल्स। अब आपको ये एज्यूम करना होगा कि एक 6 मिनट में कर रहा है, एक 3 मिनट्स में कर रहा है, तो दोनों को सीरीज कनेक्ट, एक R1 रेसिस्टेंस है, एक R2 रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस सेम होता तो सेम टाइम में करता, तो सेम रेसिस्टेंस मत मानना। तो अब कह रहा है कि T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 एंड T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3। यहां से R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3। बचपन में ही आपने पढ़ लिया था, एक कांस्टेंट K लिख सकते हैं, K6 K3। आ गया आपका आंसर। अब सॉल्व कर लेते हैं। When they connected in series, तो मान लो T डैश TS हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 है
6k प्लस 3k, यानी 9k, 9 सेकेंड आ गया, 9 सेकेंड आ गया जनाब, हो गया। आर के 9 के आया, ये हटा देते हैं कि 9 सेकेंड आ गया सीधे सीधे। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6k 3k, 6k प्लस 3k, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 9 2k, तो ये 2 सेकेंड आ गया। आंसर है बच्चे, आंसर है। तो अब याद कर लो, टाइम इन सीरीज इज t1 प्लस t2, टाइम टेकन इन पैरेलल इज t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। डायरेक्ट कर लेना, आंसर है। मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। रेसिस्टेंस का जो रेशियो आए, सम आए, वही टाइम हो जाएगा, बिकॉज रेसिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं था, टाइम ही था ये 6 3, तो दोनों रेसिस्टेंस में ऐड हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, पैरेलल में 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 2 आ जाएगा। ये आंसर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Water boils in an electrical kettle in 15 minutes. 15 minutes after switching on. If length of the heating wire is decreased to 2/3 of its initial length, then how much time will be taken by the kettle to boil same water at same voltage? क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन एक लाइन का, सॉल्यूशन एक लाइन का है। रेसिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। अभी रेसिस्टेंस था, टाइम था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। अब जो R2 हो गया वो 2/3 R1 हो गया। T2 निकालना है। T1 is given as how much? 15, I think 15 minutes. Since T directly proportional to R, so T2 upon T1 is R2 upon R1. R2 is 2/3 R1, R1 is this. So T2 is 2/3 T1.
2/3 into 15 minutes. It is 10 minutes. ये आंसर है। तो देख लिया आपने कितना इजी क्वेश्चन था। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, मैं भूल गया था। पार्ट 1 में होना चाहिए या पार्ट 2 में। लैडर, इनफाइनाइट लैडर, स्कूल लेवल पे पढ़ा दिया जाता है, फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सब चीजें कवर कराऊं। R2R R2R R2R, और आइडिया लग रहा होगा बाद में भी R2R 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 करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब यहां पे अगर मैं एक पार्ट अलग कर दूं देन ऑल्सो इट विल सेम, 2 पार्ट्स अलग कर दूं तो भी वही है। मतलब एक पार्ट ये बनाओ R2R, देखो इसको मैं ढक लेता हूं तो भी R2R तुम्हें दिखेगा, इन दोनों को ढक लूं तो R2R दिखेगा, यानी ये पूरी चेंज आ रही है। तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास इनफाइनाइट रुपीज है, इनफाइनाइट पैसे हैं, एक पैसे हटा लो देन रिमेनिंग विल अगेन बी इनफाइनाइट। ओशन से वाटर निकाल लो एक बाल्टी तो उतना ही वाटर रहेगा, इसीलिए ऐसे कहते हैं कि अगर लेट R इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A and B, then I can write R is equal to, ये अलग किया, R डैश मान लेता हूं, R1 मान लेता हूं, बिकॉज डैश में स्क्वायर करते टाइम थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। तो रिमेनिंग जो हटाया वो भी तो R ही था, R1 था। ये अगर R1 है तो ये भी R1 है, तो R1 जो बचा था वो 2R के साथ पैरेलल है। अब कुछ नहीं है, ये 2R और R1 पैरेलल में है। पैरेलल को सॉल्व करना आप जानते हो। R1 के साथ ये सीरीज में, R के साथ ये सीरीज में है। थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबको इधर ले आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c0। तो x होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां x ये हो गया R1, तो R1 is minus b, that is plus r, plus because b was minus r, b square minus 4a is 1, c is minus 2r square upon 2a। 8 तो 9r square r प्लस माइनस 3r अपॉन 2। माइनस नहीं ले सकते, अगर माइनस लोगे तो r माइनस 3r हो जाएगा माइनस 2r, तो माइनस में हो नहीं सकता तो प्लस ही लेंगे। टू आर इज द राइट आंसर। 2r इज द राइट आंसर। इस लैडर को आपने सॉल्व कर लिया, 2r आंसर आया। अब इसको मैं ऐसे भी तुम्हें समझा सकता था। R और R इक्विवेलेंट क्या हुआ? 2R। अब मैं यहां 2R लिख दूं, अब क्या इक्विवेलेंट होगा? अब भी 2R होगा। देखो R और R सीरीज में 2R हुआ, 2R और 2R पैरेलल में R हुआ, तो R ये टोटल R हो गया, R के साथ सीरीज में है R, 2R। फिर अगर मैं इसको 2R लिख दूं, अभी भी आंसर 2R होगा, चेक कर लो। फिर मैं इसको 2R लिख दूं और इस तरह बढ़ाते जाऊं तो आंसर 2R रहेगा। उसी को मैंने थोड़ा टेक्निकली सॉल्व किया है।
एक क्वेश्चन और है मेरे पास जेई बैच के लिए, मेडिकल के लिए नहीं है ये। R1 R2 KR1 KR2 K square R1 K square R2 K cube R1 K cube R2, ऐसे। तो अगर लेट R इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, देन इस सेकंड वाला जो लैडर शुरू हो रहा है यहां से K कॉमन ले लिया जाए तो फिर ऐसा ही दिखेगा। थर्ड वाले में से K स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ऐसे ही दिखेगा। तो इस सर्किट को हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं, कोशिश करना समझने की। K टाइम्स R, इसमें मैं K मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से जो दिख रहा है वो यहीं से दिखने लगेगा। वही किया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लो, वट एवर द आंसर दैट विल बी योर रिजल्ट। होप तुम्हारे समझ में आ गया होगा ये। अब एक और टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी मैं करवा दूं सोच रहा हूं। वो ये है, सिंस R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मान लो, बिकॉज रो वॉज गिवन एज रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेंथ ऑफ वायर बढ़ता है और लेंथ ऑफ वायर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, यू नो इट। अब यहां से RT है, ये RT इज रेसिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। 11 का चैप्टर हीट ट्रांसफर, उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। अब लेट R 100 पे ये है टेम्परेचर, ये। अब मैं अगर डिवाइड कर दूं या सबट्रैक्ट कर देता हूं, अल्फा आ गया। और यहां से हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं। जब आप यहां लाओगे, इसको इस पार लाओगे तो R100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कई बार अल्फा निकालने के लिए इस तरह से कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया T डिग्री पे R1 R2, तो इक्विवेलेंट अल्फा बताओ। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इक्विवेलेंट अल्फा बताओ। तो सीरीज में कनेक्ट किया आपने R1T लिखा,
R1 0 1 प्लस अल्फा 1 t, R2 को ऐसे कनेक्ट किया और दोनों को सीरीज ले लिया और इक्विवेलेंट को लिख दिया R नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो वहां से आंसर आ जाता है। तो बस केवल घुमाना है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं रह गया। पिछले 10 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी मैंने इसलिए बताया कि आप प्रैक्टिस इस पे कर सकते हो, कॉन्फिडेंस, इससे आपको ये नहीं लगे आपने पढ़ा ही नहीं है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मेन चीजों पे आगे जाते हैं। कुछ कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। R नॉट 100 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब अब मैं बताने वाला हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, RC सर्किट। अब बेटा ये चार्ट में दे रहा हूं आपको, आरसी सर्किट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, थोड़ा टफ भी बच्चे मानते हैं, पता नहीं क्यों। हर 2-1 साल में जेई में तो जरूर पूछा जाता है, नीट में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो मुझे लगता है आप लोग सबसे पहले लोग होंगे जो उसको सॉल्व करोगे। एकदम आसान है आरसी सर्किट। ये तो बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म दिया मैंने, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, कई सर्किट हो, कई ब्रांचेस हो, तो भी पूछा जा सकता है और उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा और आप सॉल्व करोगे, मैं क्या, आप ही को करना है। स्विच दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 का मतलब जैसे स्विच ऑन किया गया, मतलब ये कनेक्ट किया गया, समझ गया। t इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन कर दिया गया, यानी करंट के लिए रास्ता खुल गया। t इज इक्वल टू t मतलब कोई भी टाइम t, t इज इक्वल टू 0 को हम इनिशियल स्टेट या इनिशियल स्टेज बोलेंगे, t इज इक्वल टू t कोई भी टाइम ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम, उसे स्टेडी स्टेट बोला जाता है। तो 3 चीजें हो गई, 0 पे, किसी भी टाइम और इनफाइनाइट टाइम, समझ गए। 3 स्टेज देखना होता है हमें। शुरू में कैपेसिटर मींस नथिंग, याद कर लीजिए, इनिशियली कैपेसिटर मींस नथिंग। तो जब नथिंग है तो करंट को पता भी नहीं चलेगा कोई था, वो सोचेगा एक रेसिस्टेंस ही तो था, और मैक्सिमम करंट जितना जाना चाहिए V/R विल फ्लो। इनफाइनाइट टाइम बाद ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इनफाइनाइट टाइम t, इसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और ये t इज इक्वल टू t कर देता हूं। लिखा मैंने कुछ और नीचे दूसरा वाला ड्रॉ कर दिया, ट्रांजिएंट स्टेट। इनफाइनाइट टाइम बाद जब धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा तो वो प्लस से जो कनेक्टेड है वो टर्मिनल प्लस से चार्ज होगा, जो माइनस से कनेक्टेड है माइनस से चार्ज होगा। तो अब ये करंट को रोकने लगेगा, करंट के रास्ते में ये अब ऑब्स्टेकल होगा, एक तरह से हिंड्रेंस होगा, और करंट को रोकेगा, और इनफाइनाइट टाइम बाद करंट को फुल्ली रोक देगा। तो 0 पे करंट मैक्सिमम जाए, इनफाइनाइट पे 0 कुछ ना करंट जाए, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया और उसका वोल्टेज उस ब्रांच के वोल्टेज के बराबर हो गया, तभी तो वो करंट को अलाउ नहीं कर रहा है। इसका वोल्टेज इसके बराबर हो गया, तभी कहता मैं भी तुम्हारे बराबर हूं, मेरे पास भी सोर्स है, तो तुम अपना सोर्स अपने पास रखो। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये ओपन सर्किट कहलाता है, स्टेडी स्टेट में ये ओपन सर्किट कहलाता है। देखो ये ओपन सर्किट कहलाता है, और ये शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब ज्वाइन कर दिया, वोल्टेज सेम कर दिया। ट्रांजिएंट स्टेट, अच्छा देखो, तुम ध्यान से देखो, शुरू में करंट मैक्सिमम और बाद में इनफाइनाइट टाइम बाद करंट 0। शुरू में चार्ज नहीं है कैपेसिटर पे, वैसे कैपेसिटर होगा, मैंने फ्लैट ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर होगा, यहां पे कैपेसिटर होगा, लेकिन यहां पे उस पे चार्ज नहीं है, उसमें कुछ एनर्जी नहीं है। यहां पे चार्ज मैक्सिमम हो गया और ये CV हो गया, एनर्जी मैक्सिमम हो गया, ये हो गया। इनफाइनाइट टाइम बाद सिचुएशन आपने देखा, चार्ज और एनर्जी उसमें मैक्सिमम हो गई, करंट 0 हो गई, यानी करंट शुरू में ज्यादा था फिर घटा, चार्ज शुरू में 0 था फिर बढ़ा। तो यहां पे जो होगा, चार्ज मस्ट बी इंक्रीजिंग फंक्शन एंड करंट मस्ट बी डिक्रीजिंग फंक्शन। चार्ज मस्ट बी इंक्रीजिंग फंक्शन एंड करंट मस्ट बी
डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ट्रांजिएंट स्टेट को देखते हैं। जैसे शुरू में तो मैक्सिमम था, फिर घटने लगेगा। मान लो किसी टाइम करंट आई है, तो हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस, प्लस भी गेन, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप, प्लस से माइनस ड्रॉप। तो V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू, नीचे C हो गया, R बाई सी, I इज डी क्यू बाई डी टी। R इज बेटा डी क्यू बाई डी टी, आर सी ऊपर चला जाएगा, आई एम सॉरी। तो ये सर्किट क्वाड्रेट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन आना जरूरी है। लिमिट भी लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्यू का कोफिशिएंट -1 है, बाहर आ जाएगा ln cv माइनस क्यू, 0 से t, लिमिट शुरू में चार्ज 0 था, बाद में q हो गया, माइनस उधर भेज देते हैं। ये लॉग हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ये आया बेटा चार्ज। नोट करिए, मैं स्पेस बनाता हूं और समझाता हूं आपको। ये हटा देता हूं, इतना स्पेस, इतना मुझे चाहिए। बाकी आप वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर कॉपी कर लीजिएगा। कुछ नहीं किया, सर्किट में मैंने केवीएल अप्लाई किया, आई को डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, बिकॉज आई वही इसे चार्ज कर रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो प्लस डी क्यू बाई डी टी लिख दिया, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया बस। तो मैथमेटिकली आपको ज्यादा नहीं जाना है, रिजल्ट पे फोकस करना, बट ये प्रोसेस आए तो बहुत अच्छी बात है। नॉलेज इज ऑलवेज यूजफुल। जो जितना नॉलेजेबल होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, बिकॉज हमें नहीं पता क्या आने वाला है। हम इतने साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, और सिर्फ 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ट्राई करने को आता है एग्जाम में। अब जो चार्ज आया, जरा देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 0, तो चार्ज 0 हो गया। देखो t इज इक्वल टू 0 पे t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 बाई e टू द पावर इंफिनिटी, दैट इज 1 बाई इंफिनिटी 0। तो चार्ज होता है मैक्सिमम विच इज क्यू नॉट cv हो जाएगा, बिकॉज ये 0 हो गया, cv आ जाएगा। पूरा लिख दूं? लिख देता हूं। तो क्यू नॉट आ गया cv। तो चार्ज को हम लिख सकते हैं क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी को एक टर्म नया यूज करते हैं, टाउ। टाइम कांस्टेंट, आरसी इज टाइम कांस्टेंट, टाउ इज आरसी, आरसी इज
टाइम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ये हो गया बेटा चार्ज। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताता हूं मैं। चार्ज आ गया Q नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब करंट निकालने के लिए बेटे, करंट होता है dq बाई dt, तो d बाई डी टी Q नॉट ये लिख देते हैं, ठीक है। Q नॉट बाहर कर लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर का वही होता है जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उसका कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा, इतना रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस Q नॉट अपॉन RC। तो Q नॉट है CV, Q नॉट है CV, तो C कैंसिल हो गया, V बाई आर, V बाई आर क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो करंट का ये जो बॉक्स बना रहा हूं, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। चार्ज ये रहा, ट्रांजिएंट स्टेट में आरसी सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है, करंट ये रहा, ट्रांजिएंट स्टेट में आरसी सर्किट में बैटरी कनेक्टेड है। अब इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। करंट का कर्व डिक्रीजिंग होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, और इसका कर्व होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। देखो कैसे, मैथ्स में जिनके पास मैथ्स होगा उनको समझ में आएगा। चार्ज t इज इक्वल टू 0 पे 0 था, इनफाइनाइट टाइम बाद Q नॉट हो जाएगा, ये है चार्ज का कर्व। करंट का कर्व क्या होगा, शुरू में I नॉट, फिर ये डिक्रीज करेगा, ये। तो आरसी सर्किट में आपने चार्जिंग का केस किया, बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट का मतलब हुआ कि एक आरसी सर्किट है जिसमें कैपेसिटर दिया हुआ और बैटरी से आप उसे चार्ज कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा केस बेटा नोट कर लो, चार्जिंग का केस हो गया। एक डिस्चार्जिंग सर्किट लेते हैं, उसी सर्किट को प्रीवियस वाला जो चार्जिंग का था बैटरी हटा दिया, क्योंकि जब ये कह रहा है मैं फुल्ली चार्ज हो गया हूं, मेरा वोल्टेज V है, V जो गिवन था, तो तुम क्यों अपना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, इसने बैटरी से बोला और बैटरी ने कहा ठीक है मैं हट जाता हूं। तो बैटरी निकल गया सर्किट से। अब इनकी कैपेसिटी देखते हैं, इनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा सारा डिक्रीज करने लगेगा। देखो अभी तो जैसे मैं कनेक्ट करूंगा, शुरू में तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो I t इज इक्वल टू 0 पे मैंने नहीं लिखा, इनफाइनाइट टाइम बाद सब खत्म हो जाएगा। तो शुरू में t इज इक्वल टू 0 पे करंट तो मैक्सिमम होगा, चार्ज मैक्सिमम है, और इनफाइनाइट टाइम बाद करंट भी 0, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। हम लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रांजिएंट स्टेट में, हम लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं, ट्रांजिएंट स्टेट में। तो अब प्लस से ही करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। अब केवीएल अप्लाई करते हैं, प्लस से माइनस, प्लस Q बाई सी, करंट की डायरेक्शन में माइनस IR इज 0। तो यहां से IR एक तरफ, Q बाई सी एक तरफ, करंट में चार्ज कम होगा तो माइनस dQ बाई dt, और ये Q बाई सी। यहां से मैं अब इसको यहां लेके चलता हूं, माइनस dQ बाई Q इज इक्वल टू dt अपॉन RC। इंटीग्रेट कर लेते हैं, शुरू में चार्ज Q नॉट था, t टाइम बाद Q हो जाएगा, माइनस उधर भेज दो, ln Q हो जाएगा, Q नॉट टू Q माइनस t बाई RC, डायरेक्ट लिख दिया, ln Q बाई Q नॉट, टाउ लिख दिया,
तो Q बाई क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस दिस, Q इज क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस दिस। ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, वैसे ही आया जैसे करंट का आया था। अब प्रीवियस केस में जो करंट आया था, नाउ सिंस I इज dq बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस भी बाहर आएगा, I माइनस डी क्यू बाई डी टी है, सॉरी माइनस क्यू नॉट बाहर आएगा माइनस 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस क्यू नॉट होगा CV, टाउ इज RC। अब देखो C कैंसिल, V बाई R इज I नॉट, करंट आया I इज इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये जो डिस्चार्जिंग सर्किट है बेटे, इसमें क्या हुआ, दोनों डिक्रीजिंग आई, आना ही था बिकॉज इसके पास तो एक थोड़ी देर के लिए पावर आई थी, बैटरी की तो पावर इनफाइनाइट होती है। तो जो चार्ज और टाइम का कर्व होगा, चार्ज का कर्व भी डिक्रीजिंग होगा, करंट का कर्व भी डिक्रीजिंग होगा। ये हो गया। तो आपने आरसी सर्किट में एक पढ़ा इंक्रीजिंग सर्किट और एक पढ़ा डिक्रीजिंग सर्किट। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लिखा हूं, दोनों अगर सॉल्व कर लीजिए तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। कैपेसिटर लगा दिया, स्विच लगा दिया, वोल्टेज V दे दिया। अब मेरा क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 0 पे I क्या होगा, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, इस ब्रांच में करंट क्या होगा, यानी I, I1, I2। अब अगले क्वेश्चन मैंने स्लाइड चेंज कर दिया, यहां R लिख दिया और वही चीज है, t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा और इनफाइनाइट पे क्या होगा। लगे हाथ हम लोग कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी है और वोल्टेज है वो भी पता कर लेंगे, बिकॉज वो भी एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो जाता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे अगर सर्किट तुमने कोई बोले कि ड्रॉ करो, तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं चाहे आपको कितना भी आता हो, अगर आपकी काफी प्रैक्टिस नहीं है तो हमेशा याद रखना आप सबको लिखना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए सिचुएशन एज पर द रूल। तो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी ज्वाइन हो गया। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया बेटा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल के हो गए, तो जो करंट है I वो इधर से ही आएगा, विच इज वी हैव डिफाइंड I2, I2 I, I2 I, I2 I, और I1 क्या होगा, 0 होगा बेटा। इसमें करंट क्यों आएगा, जब शॉर्ट सर्किट हो गया यानी वोल्टेज अक्रॉस A इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस B, पोटेंशियल डिफरेंस 0। वैसे भी एक स्मूथ रास्ता मिल रहा करंट को, तो कांटे वाले रास्ते से क्यों आएगा, इधर से आ जाएगा। तो I1 0 हो गया बेटे। अब जिस रास्ते से करंट आ रहा है, रेसिस्टेंस कितना मिला, सिर्फ R मिला। इधर से करंट आ रहा है, रेसिस्टेंस सिर्फ R मिला, इसको तो आप हटा ही देना। तो V बाई R इज द करंट। अब कर लेते हैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ये था t इज इक्वल टू 0 पे। नाउ t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टेंडिंग में लिखता हूं बिकॉज इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं। इनफाइनाइट टाइम बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा बेटे, तो ये अपने आप को एक तरह से खलीफा डिक्लेयर कर देगा और बोलेगा कि मैं करंट नहीं जाने देता, अपने आप को अलग कर देगा। अब अलग कर दिया इसने, तो इस ब्रांच में तो करंट गया ही नहीं, ओपन सर्किट बताया था मैंने। अब जो भी करंट जाएगा I, वो I इज इक्वल टू I1 यहां से होते हुए आएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखो कितना रेसिस्टेंस पड़ रहा है, R और R, और सीरीज पड़ रहा है, तो 2R हो गया। गॉट इट बेटा। अब
अगर तुमसे पूछे कोई व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो मैंने कहा ना ये भी हम लोग पता कर लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वही होगा जो वोल्टेज अक्रॉस ये होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल थे। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज I1 इंटू आर, इसमें I1 आ रहा था, I1 वॉज V/2 R, R हो गया तो V/2। चार्ज कितना स्टोर हुआ, CV/2। एनर्जी भी निकाल सकते हो, एनर्जी इज हाफ CV/2 का स्क्वायर, तो ये CV²/8। देख लिया आपने, इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर हो गया। मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, दिस वन। एनर्जी है वो भी मैक्सिमम होगी, और उस ब्रांच में करंट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। T इज इक्वल टू 0 पे यहां से सारा करंट, इसमें से नहीं, इनफाइनाइट से यहां से नहीं, यहां से जाएगा, और आपने ये सर्किट सॉल्व कर लिया। अब हम लोग एग्जांपल 2 पे आएंगे। इसको हटा देता हूं बिकॉज ये स्पेस यूटिलाइज करेंगे आपको समझाने के लिए। सर्किट ड्रॉ करना हमेशा फायदे वाला होता है। अगर टाइम नहीं था ऐसे क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हो, बट फिर भी प्रैक्टिस कर लो। पहले कुछ क्वेश्चन देखना, मिल जाएगा बुक में, पास्ट ईयर के पेपर्स में। अब इस सर्किट को T इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉ करता हूं मैं। T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है। कैपेसिटर का कहीं नाम निशान नहीं है। You'll get some I, you'll get some I1, you'll get some I2। और इतना तो श्योर है I1 I2 इक्वल होगा। कैपेसिटर में चार्ज 0 है, कैपेसिटर में एनर्जी 0 है। I1 I2 इक्वल होगा बिकॉज दोनों पैरेलल है, सेम रेसिस्टेंस रखे हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। R और R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, R/2। उसके साथ ही R सीरीज में, तो R प्लस R/2 3R/2। तो वोल्टेज हो गया, करंट हो गया I V/3R/2, सो 2V/3R। तो 2V/3R यहां गया और ये बट गया आधे आधे पार्ट में। इतना तो समझ रहे होगे आप। यहां पे करंट गया और इक्वल रेसिस्टेंस है तो करंट भी इक्वल होगा, यानी यहां 2V/3R था तो यहां V/3R, यहां V/3R। तो शुरू के केस में 2V/3R, V/3R, V/3R, ये हो गया। अब T इंफिनिटी, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होके अपने आप को अलग कर देता है। इसमें करंट 0, V मान लो C हो गया, तो I1 के बराबर। इसमें करंट जाएगा नहीं, I2 0, तो टोटल 2R रेसिस्टेंस पड़ा, V/2R इज द करंट। यहां 0। अब वोल्टेज अक्रॉस C इज I1 इंटू R। अगेन ये तो किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। जब इसमें करंट ही नहीं आ रहा तो ड्रॉप देगा ना गेन देगा। तो इसका वोल्टेज वही होगा जो इसका होगा, विच इज I1R। I1 वॉज V/2R। प्रीवियस केस जैसा ही हो गया। अब V/2 चार्ज, CV/2 एनर्जी, पूरा पुराने की तरह लिख दे रहा हूं, हाफ CV²। आई होप आपको ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो इस तरह से अब RC सर्किट का कुछ और पार्ट है जो आपको कैपेसिटर में नहीं बताया गया उस टाइम, वो भी मैं बता देता हूं। एक आध क्वेश्चन कर देता हूं। एक क्वेश्चन कर देता हूं। एक कंप्लीट सर्किट का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है।
अब इसमें कई क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। पहला तो है फाइंड Q इज इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, T टाइम बाद Q की वैल्यू क्या होगी। दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जब हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कुछ नहीं बोलते हैं तो एज्यूम करते हैं एट T टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है हमारा, और फिर देखते हैं इनफाइनाइट टाइम बाद। अब तुम्हें याद होगा यार, अब इतना पढ़ने के बाद आप लोग कुछ स्मार्ट मेथड यूज करोगे मेरे साथ। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एंड पर्टिकुलरली फॉर जेईई एडवांस्ड। मेन नोन के लिए नहीं है ये, मेन में भी आ सकता है बट नीट के लिए प्रॉब्ली नहीं है ये। अगर बहुत एक्सट्रीम हुआ तो आप आ जाएगा, नहीं तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। चार्जिंग सर्किट है, चार्जिंग सर्किट में चार्ज हमेशा होता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ होता है R इंटू सी, बट यहां एक नहीं कई R है, तो ये टाउ होगा R इक्विवेलेंट C। अब ये R इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट अबाउट विच पॉइंट? अबाउट दिस पॉइंट और अबाउट दिस पॉइंट। तो R इक्विवेलेंट होगा, ये यूनिक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस about across capacitor assuming battery to be short circuited। ये आर इक्विवेलेंट। तो एक नई चीज आई आपके पास। तो Q नॉट क्या था बेटे? मैक्सिमम चार्ज होता है, ऐसे आप करंट भी निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम चार्ज कब आता है? इनफाइनाइट टाइम बाद। तो इनफाइनाइट टाइम का सिचुएशन लेते हैं पहले, फिर हम ये सब लिख लेंगे सीधे सीधे इनफाइनाइट, बिकॉज उससे हमें एनर्जी भी मिल जाएगी। ये सब सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन का पार्ट है। ए भी मान लेते हैं। तो बेटा आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 6 4 10, 6 4 10, 10 एंड 10 पैरेलल में है, 5 के साथ सीरीज में 10। करंट क्या आएगा? 20 बाई 10, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहां गया। अब 10 इधर है, 10 इधर है, तो 1 एम्पियर इधर आया, 1 एम्पियर इधर आया। अब ए VA माइनस VB निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। ए से स्टार्ट करता हूं, ये सब सिखा चुका हूं मैं। VA करंट की उल्टी डायरेक्शन में प्लस IR, इधर गया करंट की डायरेक्शन में माइनस IR इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इज -2 वोल्ट, यानी B ज्यादा बड़ा पोटेंशियल, तो B को पॉजिटिव A को नेगेटिव कर देते हैं। VB माइनस VA 2 वोल्ट। मैक्सिमम चार्ज होगा, जिधर ज्यादा पोटेंशियल उसको पॉजिटिव, जिधर कम उसको नेगेटिव। ये भी पूछा जा सकता है विच टर्मिनल विल गेट पॉजिटिव पोटेंशियल और विच साइड B और A इज हैविंग मोर पोटेंशियल। तो ये हो गया C की वैल्यू हमने दी थी, C की वैल्यू थी 2 माइक्रोफैरड इंटू 2, तो माइक्रो कूलम हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। एनर्जी
हाफ सी वी बी माइनस वी ए स्क्वायर हाफ 2, इसका 2 का स्क्वायर 4 माइक्रो जूल। तो ये 4 माइक्रो जूल। ये तो हो गया बच्चे। हम लोगों ने क्या पता कर लिया? हम लोगों ने एनर्जी पता कर ली। हम लोगों ने सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया और फर्स्ट पार्ट के लिए क्यू नॉट निकाल लिया, क्यू नॉट निकाल लिया। अब बचा हुआ आर इक्विवेलेंट। अच्छे से समझ लो, कुछ भी नहीं है। T टेंड्स टू इंफिनिटी मैंने इसलिए लिखा बिकॉज एक तो एनर्जी चाहिए था। जब कुछ ना बोले तो एनर्जी इनफाइनाइट टाइम बाद ही फुल्ली स्टोर होता है। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए हमने सर्किट को ड्रॉ कर लिया। इनफाइनाइट टाइम बाद सर्किट एकदम अलग हो जाता है। अलग इसलिए होता है कि उसमें मैक्सिमम चार्ज डेवलप हो जाता है। मैक्सिमम चार्ज डेवलप होगा, वो कैसे निकालेंगे? पूरे सर्किट का फ्लो देख लेंगे, करंट वरेंट आ जाएगा। करंट आने के बाद इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, उसके लिए किसी एक को ए माना, किसी एक को बी माना। वीए माइनस वीबी निकाला, इट वाज -2। -2 का मतलब वीए छोटा है, वीबी बड़ा है, तो बड़ा वाला साइड पॉजिटिव हो गया। अब वीबी माइनस वीए लिख दिया 2 वोल्ट। चार्ज इसमें कितना होगा इनफाइनाइट टाइम बाद? सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सी वाज 2 इंटू 2 4 माइक्रो जूल। एनर्जी कितनी होगी? 4 माइक्रो जूल निकाल लिया। चार्ज वाज फैरेड, चार्ज वाज कूलम, आई एम सॉरी 4 माइक्रो कूलम और एनर्जी 4 माइक्रो जूल। ये आ गया। अब आर इक्विवेलेंट अगर निकाल लेते हैं तो क्यू नॉट हमें पता ही है, हमें इक्वेशन लिख सकते हैं बिकॉज टाउ में आर इक्विवेलेंट आता है। तो मैं निकालता हूं। आप लोग इसको नोट करने के लिए वीडियो रोक लेना और नोट कर लेना। मैंने बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज्यूमिंग बैटरी टू बी शॉर्ट सर्किटेड। बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब ये आपको सॉल्व करना है। वो कैसे आप सॉल्व करोगे, यही आप देखने वाली बात होगी, जो टफ नहीं हो सकती। टफ नहीं हो सकती कैसे, मैं आपको सिखाता हूं। थोड़ा सा रीअरेंज करिएगा। इस 5 को मैं बीच में भी ला सकता हूं। ए मैंने यहां लिख दिया, ये 6, ये 4, बी हो गया और यहां पे 5 आ गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 6 ओम। बेहतरीन क्वेश्चन गलती से ही बन गया। मैंने नहीं सोचा था इतना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, बट आई गॉट ए गुड क्वेश्चन बिकॉज मैंने रैंडम वैल्यू दी थी। ये हटा देता हूं। I got a good question without my intention, मतलब वैल्यू इंटेंशन तो अच्छा था गुड क्वेश्चन देने का, बट जो सर्किट बना वो बड़ा अच्छा बन गया। रिवर्स सिमेट्री बन गई भाई। रिवर्स सिमेट्री का एक क्वेश्चन कराया था मैंने, याद करो। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। अब मान लिया R1 6 है, R2 4 है, R3 5 है, तो इक्विवेलेंट रिवर्स सिमेट्री का फॉर्मूला सेकंड पार्ट में कराया मैंने। आप लोग सेकंड पार्ट देख लेना, अब उसको दोबारा नहीं कराऊंगा मैं। R1 R3, R2 R3, 2 R1 R2, R1 प्लस R2 प्लस 2 R3, R1 R3 तो 6 इंटू 5 30, R2 4 इंटू 5 20, R1 R2 हो जाएगा 6 4 जा 24 इंटू 2 48, R1 प्लस R2 10, 2 R3 10, तो ये 50 98 अपॉन 20, तो ये आ गया 4.9 ओम। 4.9 ओम।
बस आंसर लिख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है, चार्ज की जरूरत है, उसको रोक लेता हूं। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट 4.9 इंटू सी 2 माइक्रो में आ जाएगा। टाइम भी माइक्रो में होना चाहिए, टाइम इन माइक्रो सेकेंड। ये हो जाएगा 4 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 9.8, ये बेटा, और ये माइक्रो कूलम। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, और ऐसे कितने भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से।